क्यों मध्यम वर्ग के लोग अपने आप को पिसा हुआ महसूस कर रहे हैं या अनहर्ड महसूस कर रहे हैं कि ना तो गरीबों को आप लाभार्थी वर्ग में बेनिफिशियरी स्कीम्स में ले आते हैं। जो बहुत रिच लोग हैं उनके पास तो संसाधन और सब चीजें हैं, लेकिन जो ये बीच का तबका है, जो पूरा का पूरा आपके टैक्स सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी दलील लोग ये देते हैं कि आप हमसे इधर से भी पैसा ले रहे हैं, उधर से भी पैसा ले रहे हैं, लेकिन क्या हमको वैसी सड़कें मिल रही हैं? क्या हमें देश में बिल्कुल। साफ हवा मिल रही है? क्या हमें मतलब एक मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर घर में कोई दिक्कत हो जाए, हॉस्पिटल जाना है, तो क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर किसी तरह का कोई बेनिफिट ले पाएगा? यूजुअली लोग फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का ही रुख करते हैं, क्योंकि उनको अपने घर वालों के लिए उस तरह की फैसिलिटी और सब चीजें चाहिए। तो जो पैसा वो दे रहा है, उसको उसका फायदा देश का नागरिक होने के रूप में, टैक्स पेयर के रूप में क्या मिल रहा है, ये उसके मन में सवाल है। सबसे पहली बात, हमें जीएसटी के रेट्स इतने हायर क्यों करने पड़ते हैं अपने देश में? उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग आज भी या तो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स का पेमेंट कंप्लायंस अभी भी लो है, और बहुत लोग करते ही नहीं है इनकम टैक्स पे, इवेजन अभी भी हाई है। दूसरा, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी ऐसा है कि जो बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं, जो बिजनेसेस पूरी तरह से एक लीगल तरीके से काम करते हैं, वहां पे हमारे को टैक्सेस निकल के आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स आता है। लेकिन फिर भी एमएसएमई सेक्टर में भी और लार्ज बिजनेसेस में भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आज भी उतना टैक्स नहीं दे रहे हैं जिन्हें उन्हें देना चाहिए। इसकी वजह से हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया में, विच इज ग्रोइंग इनइक्वालिटी। यानी कि हमारी कोविड के बाद हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक क्लास बन गई है जो कि ग्रो कर रही है काफी फास्ट, और दूसरी क्लास है जो लोअर तबके की क्लास है, जो कि अपनी इनकम देख रही है कि गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, और इसमें मिडिल क्लास जो है डिसअपियर होती जा रही है। इसलिए आज मिडिल क्लास को ऐसा लग रहा है कि हाँ, ऊपर से भी मेरा इनकम टैक्स निकल रहा है, और जब मैं कुछ जाती हूँ, खर्चती हूँ, कुछ खाना पीना करना चाहती हूँ कहीं पे, उसमें भी मैं टैक्स दे रही हूँ। तो तभी आपने जो वो टर्म यूज करा, टैक्स टेररिज्म, तभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो अमीर लोग हैं ये तो अपने शेयर का टैक्स नहीं दे रहे हैं, और हमसे ही, क्योंकि हम सैलरीड है और हम इसे बचा नहीं सकते किसी तरीके से, तो हमसे 2 बार ये टैक्स रिकवर करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें दो चीजें करनी होंगी। सबसे पहले हमें अपने जीएसटी का जो तरीका है, जिस तरह से जीएसटी इंप्लीमेंट होता है, उसे भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। उसके ऊपर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी कि अपना, मैं खुद एक एमएसएमई हूँ, जब मुझे अपना जीएसटी देना होता है तो मुझे प्रोजेक्टेड रेवेन्यू के ऊपर जीएसटी देना पड़ता है, इस चीज पर नहीं कि मेरा वर्किंग कैपिटल कितना है, मेरे क्लाइंट ने मुझे पेमेंट करी या नहीं, मुझे पहले से ही टैक्स देना है। तो मैं वहां पे भी पिस रही हूँ। और दूसरा है कि हमें ये देखना है कि हम जीएसटी को और सिंपल कैसे बनाएं। अब एक चीज जो जीएसटी काउंसिल ने अच्छी करी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो है ये 35% टैक्स की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करना। ऑफ कोर्स इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, मैं इस पे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो लग्जरी आइटम्स जिनके ऊपर ये 35% टैक्स लगा गया है, और सिन गुड्स, जैसे जैसे हम सिगरेट्स कह लें या अल्कोहल कह लें, इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कमोडिटीज हैं, ऐसे गुड्स हैं जो लोगों को ऑफ कोर्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए, और उसके ऊपर अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो टैक्सेस ज्यादा होने चाहिए। तो ओवरऑल बात ये है कि हमें, और तीसरी चीज, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड गुड्स और भी हैं जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, जैसे मेंस्ट्रुअल बेस्ड प्रोडक्ट्स या मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स। सैनिटरी पैड्स पे 0% जीएसटी की बात बहुत बार हम कर चुके हैं। फेमिनिस्ट सर्कल्स में, अपने सारे सर्कल्स में हम यही कहते हैं कि कोई भी सैनिटरी पैड के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी सैनिटरी पैड्स 18% जीएसटी पे टैक्स करे जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। बात सिर्फ पॉपकॉर्न की हो रही है। तो मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे गुड्स हैं, ऐसे सर्विसेज हैं जो कि सिर्फ औरतों को और बच्चों को और बुजुर्गों को अफेक्ट करते हैं, जो कि सोशल गुड्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए था। और ये जो बाकी बातें हमने करी हैं कि जी। एक ही कमोडिटी के डिफरेंट रेट्स होना, ये पूरी मार्केट को डेफिनेटली कंफ्यूज करता ही है। आज हमें इस चीज की बहुत जरूरत है कि हम जीएसटी रेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइज करें, इनको ओवरऑल कम करें,
लेकिन नंबर ऑफ स्लैब्स को ज्यादा ना बढ़ाएं। 5 स्लैब्स से ज्यादा हम नहीं कर सकते। हमें 5% और 35% को डेफिनेटली रिटेन करना चाहिए, लेकिन बीच के स्लैब्स में हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। हमें डिफरेंट कमोडिटीज को भी रिक्लासिफिकेशन की बहुत जरूरत है। पूरा सिस्टम एक बारी हमें थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिक्लासिफिकेशन और टिंकरिंग ऑफ रेट्स एक तरफ है, दूसरी तरफ है प्रोसेस ऑफ फाइलिंग जीएसटी। इसको सिंप्लीफाई करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे एमएसएमईज के साथ पूरी चर्चा होनी चाहिए पूरे देश में, सिवाय दिल्ली मुंबई की सिर्फ मैं बात नहीं कर रही हूँ। जब हम ये कहते हैं कि गुड़गांव की प्रॉपर्टी ज्यादा एक्सपेंसिव है दुबई से, तो हम गुड़गांव, दिल्ली और मुंबई के लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन जी। इस देश में जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो इंदौर, लुधियाना और बैंगलोर और चेन्नई और कलकत्ता में भी बैठे हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पूरे देश के एमएसएमईज का जो दुख है और जीएसटी फाइलिंग का जो दुख है उसको भी समझें और उसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि नहीं तो विमेन लेड एमएसएमईज के लिए भी ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, जिसकी वजह से वो रजिस्टर ही नहीं करती हैं, फॉर्मलाइज नहीं होती हैं।